Everyone, this side Megha from BR Global School. Today we are discussing Class 8, Unit 3, Chapter 5, that is Judiciary. As you already knows, कि government has three organs, which name is Legislative, Executive and Judiciary. आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा जुडिशरी पर है. जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी का जो मेन रोल है वो क्या है कि अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर उसे वायलेट करता है तो हम लोग किसकी तरफ जाते हैं? जुडिशरी की तरफ. जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट वर्क करता है. इंडिपेंडेंट मीन्स कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, वो किसी के अंडर नहीं है. व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का. कोर्ट टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. कोर्ट क्या करता है? डेली डिसीजंस लेता है इश्यूज पर. दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट. उसने क्या डिसाइड किया कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं पिटाई करेगा. और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स, कि कौन सी स्टेट्स के अंदर रिवर्स के वाटर को शेयर किया जाएगा. और दे कैन पुनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स. हर क्राइम के लिए कुछ पर्टिकुलर पनिशमेंट्स रखी गई हैं कि अगर आप ऐसा कुछ क्राइम करेंगे तो आपको क्या होगा? पनिश किया जाएगा. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग. आगे जुडिशरी के काम को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है. दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या होता है बेटा कि जुडिशरी द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म. ये आपको एक प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन. अगर कभी सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, और तो गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, दैट मीन्स कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसका रेजोल्यूशन मीन सोल्यूशन कौन देगा. नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये एक फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का. The judiciary also has the powers to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of basic structure of the constitution. वो इसमें अच्छे से उसको समझता है, इंटरप्रेटर अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता है. फिर इसमें अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं कि अगर कोई भी लॉ हमारे बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसमें चेंजेस किए जाएंगे. इसका रिव्यू कौन करेगा? जुडिशरी करेगा. Upholding the laws and enforcing a fundamental right. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court. हर पर्सन कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकता है. अगर उसके किसी भी राइट को वायलेट किया जाता है तो. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास 7th यू रीड अबाउट हाकिम शेख. आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा होगा क्लास 7th में. वो क्या था? एक एग्रीकल्चर लेबर था. Who fell from a running train. जो कहाँ से गिर गया था? एक चलती हुई गाड़ी से गिर गया था और उसको सीरियस इंजरी हो गई थी. एंड whose condition get worse. और उसकी कंडीशन जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया लेकिन सभी हॉस्पिटल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया. बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provide every citizen the fundamental right to life. आपको मालूम है कि जो Article 21 है वो हमें right to life प्रोवाइड करता है. उसके अंदर right to health भी होता है. It therefore directed the West Bengal government to pay his compensation. तो बाद में क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को क्या किया गया कि उसे कंपनसेशन दिया जाए जो उसे लॉस हुआ है, जिससे वो सफर्ड हुआ है. एज वेल एज टू कम अप विद अ ब्लू प्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर. इसके रिलेटेड क्या हुआ था? केस किया गया था. क्या केस रहा था ये? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया गया था 1996 में. यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है जिसे आप देखेंगे. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश कब हुई है? वो 26 जनवरी 1950 को. द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक. जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उससे पहले क्या था? लाइक इस प्रीडेसेसर, इससे पहले द फेडरल कोर्ट्स ऑफ इंडिया होती थी जो 1937 से 1949 तक रही हैं. इट वॉज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस. ये कहाँ होती थी? इसे पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही
एक चैम्बर रहता था, चैम्बर ऑफ प्रिंस के नाम से, जो क्या होता था, एक तरह से हाई, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से। अब ये बाद में क्या बनी, इट मूव टू दिस प्रेजेंट बिल्डिंग और मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, किसी की डिपेंडेंट होगी, तो क्या वो फ्रीली डिसीजन दे पाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint or to dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. अगर कभी कोई पॉलिटिशियन आपकी लैंड को हड़प लेता है या मीन्स उस पर कब्जा कर लेता है, तो अगर आप जुडिशियल में, और वहाँ पर पॉलिटिशियन के पास ही पावर है कि वो क्या करेंगे, जजेस को अपॉइंट करेंगे और डिसमिस करने की, तो अगर आप कोर्ट जाएंगे, क्या जुडिशरी आपकी फेवर में डिसीजन देगी? नहीं देगी, क्योंकि उससे तो खुद का डर है कि मुझे कभी भी अपॉइंट किया जा सकता है, कभी भी डिसमिस कर सकते हैं पॉलिटिशियन, तो कभी भी डिसीजन सही नहीं आएगा। The control that the politician hold over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. अगर ऐसा कभी होता है तो जज कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the politician. तो सभी डिसीजंस जो होंगे वो किसकी फेवर में आएंगे? पॉलिटिशियंस की फेवर में रहेंगे। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process. तो इसमें क्या रहेगा, जितने भी रिच पीपल होंगे, जितने भी पावरफुल पीपल होंगे, वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे सोसाइटी को, और जो सिस्टम है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो प्रॉब्लम बहुत सारी फेस होंगी। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। एक एस्पेक्ट क्या रहती है इंडिपेंडेंस से, कि इनकी पावर जो होंगी वो सेपरेशन कर दिया जाए पावर्स का। किन किन से सेपरेट किया जा रहा है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से, कि वो कोई भी जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। और जो कोर्ट होगी वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी और ना ही उसके बिहाफ पर काम करेगी। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल दैट द जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। इनकी जो अपॉइंटमेंट है और जो जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर है, तो इस दोनों के अंदर क्या है कि इनका जो इंटरफेरेंस है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का बहुत लिटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक पर्सन को प्रॉपर जजमेंट ना मिल पाए। It is the independence of judiciary that allows the court to play a crucial central role in the ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. ये क्या इंश्योर करता है पीपल्स को, कि जो दो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो ना ही अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कौन है, जुडिशरी है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। इसके अलावा वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट हैव बीन वायलेटेड। अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो वो कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? कैसा स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर? बेसिकली 3 लेवल्स हैं कोर्ट के। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर आर ओनली वन एट द अपेक्स लेवल। यानी जो लोअर लेवल पर कोर्ट्स रहती हैं वो बहुत सारी हैं, जबकि अपेक्स लेवल पर एक सिंगल कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट होती है। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर वट आर कोल्ड सबॉर्डिनेट। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं अपने केसेस को लेकर, वो सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहलाती हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर रहती हैं। और इन टाउन एंड दे कैन हेयर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस, वहाँ पर बहुत सारे केसेस को सुना जाता है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। उन्हें कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट जज देखता है। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट रहती है। सो विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट? एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर टॉप मोस्ट देखा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट है। दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस। और उसे मेनली कौन देख रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहता है वो बाकी की लोअर कोर्ट्स को भी मानना पड़ता है, वो बाइंड करती है सुप्रीम कोर्ट कि आपको डिसीजन मानना होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहता है। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुई? पहली 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ के अंदर, वो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन 1862। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन द 1966। हाई कोर्ट दिल्ली में कब से शुरू हुई? 1966 में। करंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स। अभी कितनी हाई कोर्ट्स इंडिया में? 25, और बहुत सी ऐसी हैं जो वहाँ पर कॉमन, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कॉमन शेयर करती हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा, इनकी एक कॉमन हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। एंड 4 ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका भी एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कहाँ है? गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश की कोर्ट कहाँ है? अमरावती में। तेलंगाना की हैदराबाद में। इनकी सेपरेट हाई कोर्ट्स बना दी गई। कब बनी ये? 1 जनवरी 2019 को। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स की और भी बेंचेस हैं जो और वहाँ पर पार्ट्स में हैं। आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं? येस दे आर। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। इट मीन्स इंडिया के अंदर जो हाई कोर्ट, हायर कोर्ट मीन्स हायर कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होगी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, और वो जो डिसीजन लेगी उससे क्या रहेंगे? बाइंड रहेंगे लोअर कोर्ट्स वाले। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एप्लीकेट। एप्लीकेट क्या होता है? जहाँ अपील की जाएगी। ये वर्ड आगे एक्सप्लेन किया गया है। दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। दिस मीन दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन वो किसी जजमेंट से, लोअर कोर्ट की जजमेंट से खुश नहीं होगा तो वो हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है, उसे अपीलेट सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन एट द एप्लीकेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग का केस। यहाँ पर एक केस लिया गया है जो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और लक्ष्मण कुमार का एंड अदर्स 1985 का। फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। इन February 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल। 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी हुई सुधा गोयल से, और वो कहाँ रहते थे? दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे। वहाँ पर लक्ष्मण कुमार के ब्रदर और उनकी फैमिलीज भी रहती थी। ऑन 2 दिसंबर 1980 को सुधा की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू बर्न, जलने की वजह से। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। उसकी फैमिली ने क्या किया? कोर्ट में केस फाइल किया। व्हेन दिस केस वाज हर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, 4 ऑफ द नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेस। जब वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में ये केस चला तो 4 जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनको बुलाया गया विटनेसेस के लिए। दे स्टार्टेड दैट ऑन द नाइट ऑफ द December 1 दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स्ड दे वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट। उन्होंने कहा कि हमने 1 दिसंबर को सुधा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, जिस वजह से हम लोग उनके फ्लैट में दौड़े गए। दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम। उन्होंने क्या देखा? कि सुधा खड़ी है और वो जल रही हैं, बुरी तरह से उनकी साड़ी जल रही है। दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड ब्लैंकेट। उन्होंने उस जो बर्न था, आग था, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लैंकेट का यूज़ किया। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उन्हें क्या बताया? कि उसकी मदर इन लॉ शकुंतला हैड पोर्ड कैरोसिन ऑयल, कि उन्होंने, उसकी सास ने उसके ऊपर क्या किया है? कैरोसिन का तेल डाला और उसके हस्बैंड ने वहाँ पर तीली लगा दी, मीन्स आग लगा दी जिससे सुधा को। ड्यूरिंग द ट्रायल members of Sudha's family and neighbors stated that Sudha had been subjugated to torture by her in-laws. अब वहाँ पर क्या हुआ कि सुधा की फैमिली ने कहा और उसके नेबर्स ने बताया कि सुधा को टॉर्चर किया जाता था। एंड दे वर डिमांडिंग मोर कैश। वो किसकी डिमांड करते रहते थे? सुधा से कैश की। तुम अपने मायके से कैश लेकर आओ, स्कूटर लेकर आओ, फ्रिज लेकर आओ। जब एक बच्चे का, फर्स्ट बच्चे का उनका बर्थ हुआ था। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारीज हैड एक्सीडेंटली। इस बात पर लक्ष्मण और उसकी मदर ने क्या एक्सप्लेन किया? कि सुधा को हमने नहीं जलाया, सुधा की साड़ी में एक्सीडेंटली आग लग गई जब वो दूध गर्म कर रही थी।
On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman and his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three them to death. और कोर्ट ने जब सबको सुना, सभी की विटनेस सुनी, तो उन्होंने सुधा के हस्बैंड को, उसकी मदर इन लॉ को और उसके ब्रदर इन लॉ को क्या कहा कि इनको सेंटेंस टू डेथ मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा सुना दी. In November 1983, the three accused went to the High Court. और 1983 में ये तीनों accused कहाँ गए? हाई कोर्ट में गए और उन्होंने वहाँ क्या अपील की? अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट. द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑल द लॉयर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैज डायड ड्यू टू द एक्सीडेंटल फायर. हाई कोर्ट ने क्या किया कि वहाँ पर ये डिसाइड किया कि सुधा की जो मृत्यु है वो एक्सीडेंटल फायर की वजह से हुई है. जो आग उसे कहाँ से लगी? केरोसिन स्टोव की वजह से लगी है. तो हाई कोर्ट ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष को क्या कर दिया? एक्विटेड कर दिया. इट मीन्स फ्री कर दिया हर चीज़ से, बाइज्जत भरी जिसको कहते हैं. यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेंस मूवमेंट इन क्लास 7th. आपने पहले फ़ोटो उसमें देखी होंगी, एसेज में देखा होगा कि वुमेंस ने बहुत से मूवमेंट्स चलाए थे. आपने 1980s में वुमेंस के ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा होगा जो डोरीज से डेथ हुई हैं. दे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट. ये क्या दिखाती हैं कि किस तरह से कोर्ट फेलियर रहता है, जो जस्टिस नहीं दे पाता लड़कियों को. द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल. अब भी जो हाई कोर्ट के जजेस का डिसीजन रहता है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देता है. एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन. तो उनको क्या करना पड़ता है? डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है. एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील. और अपील करनी पड़ती है किसके अगेंस्ट? हाई कोर्ट के अगेंस्ट. उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट में. In 1985, the Supreme Court heard the appeal against the acquittal of Lakshman and two members of his family. 1985 में उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सुना, जो किसके अगेंस्ट था? लक्ष्मण और उसकी फैमिली के. सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट. उन्होंने लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट सुनी और किस डिसीजन पर पहुंचे कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो सही नहीं है. दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी. उन्होंने लक्ष्मण और उसकी मदर को गिल्टी पाया और उसके ब्रदर को क्या किया? एक्विटेड कर दिया, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो था वो इनफ एविडेंसेस नहीं थे. सो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ. और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी. किसको दी? लक्ष्मण और उसकी मदर को. इस तरह से सुधा को जस्टिस मिला. वट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम. की क्या डिफरेंट ब्रांचेस रहती हैं लीगल सिस्टम की? द अबव केस ऑफ द डोरी दैट फॉल्स विद इन वट इज़ कंसिडर अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. कि कैसे क्राइम होता है सोसाइटी में और कैसे वायलेट किए जाते हैं क्रिमिनल लॉज को. इन एडिशनल टू क्रिमिनल लॉज. बेटा क्रिमिनल लॉज के अलावा यहाँ पर सिविल लॉ भी होते हैं. सिविल लॉ के भी केसेस होते हैं. क्रिमिनल केसेस में किसी को जान से मार देना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम. सिविल केसेस के अंदर किसी को हर्ट नहीं किया जाता, उसमें लैंड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहती हैं. जैसे आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, न्यू सिविल लॉ वॉज पास्ड इन 2006 टू प्रोटेक्ट वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. ये 2006 में आया था, जिसमें किसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी? विमेंस को. किसके अगेंस्ट? डोमेस्टिक वायलेंस के. अब यहाँ पर एक टेबल दिखा रखी है, जिस टेबल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है क्रिमिनल लॉ को और सिविल लॉ को. डील विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस और ऑफेंसेस. फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, हरासिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर. यहाँ पर किस तरह के केसेस से डील किया जाएगा? जिसमें बहुत बड़े बड़े अपराध हुए हैं, लाइक चोरी का, हरास करना किसी विमेन को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डोरी लाइए, या उसका मर्डर कर देना. इट यूजुअली बिगिन, हम लोग यहाँ पर पहले क्रिमिनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो इट यूजुअली बिगिन विद द लॉगिंग ऑफ एन FIR. सबसे पहले इसके लिए क्या किया जाता है? FIR, जिसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है. ये पुलिस करती है. उसके बाद इन्वेस्टिगेट होता है कि क्या क्राइम हुआ है. विच इज़ अ केस इज़ फिल्ड इन द कोर्ट. उसके बाद ये कोर्ट में केस को फाइल किया जाता है. इट फाउंड गिल्टी. अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो एक्यूज को जेल भेज दिया जाता है और उसको फाइन भी लगाया जाता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आर सिविल लॉ. सिविल लॉ में किससे डील किया जाएगा? सिविल लॉ डील विद एनी हार्म और इंजरी. टू राइट और इंजरी, अगर किसी को किसी तरह से हार्म हुआ है, उसके राइट्स को हार्म हुआ है, ये यहाँ डिस्कस किए जाएंगे. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड. कि किसी लैंड की सेल को लेकर, परचेज ऑफ गुड्स को लेकर, रेंट के मैटर्स को लेकर, डिवोर्स केसेस को लेकर, ये सब केसेस किस में आते हैं? सिविल लॉ में आते हैं.
अ पटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट। रेलिवेंट कोर्ट में पटिशन लगाई जाएगी और इफेक्टेड पार्टीज को बुलाया जाता है। इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। अगर कोई इसमें रेंट का मैटर है तो कोई भी मकान मालिक या किराएदार केस फाइल कर सकता है। द कोर्ट गिव्स अ स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। Therefore, in turns, in the case between a landlord and a tenant, the court can order or the flat to be vacated, the pending rent to be paid. इस केसेस में क्या होता है कि या तो कोर्ट उसको फ्लैट को खाली करने के लिए ऑर्डर कर सकती है, या ये कह सकते हैं कि जो केस जितना भी रेंट आपका पेंडिंग पड़ा है वो आप रेंट पे कर दीजिए। यहाँ पर इस तरह की बात रहेगी। Does everyone have access to court? क्या हर इंसान कोर्ट जा सकता है? क्या एक हर गरीब पर्सन के पास भी इतने पैसे होते हैं पुअर पर्सन के पास कि वो इतने सारे कोर्ट के खर्चे उठा सके? इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन असेस द कोर्ट इन द कंट्री। क्या हर पर्सन कोर्ट में असेस कर सकता है? दिस इम्प्लीफाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो कोर्ट से जस्टिस पा सके। जैसा हम आगे पढ़ चुके हैं कि कोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर। इफ़ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट आर बीइंग वायलेटेड, अगर किसी पर्सन को लगता है कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो अप्रोच कर सकता है जस्टिस के लिए कोर्ट में। वाइल द कोर्ट आर अवेलेबल फॉर ऑल, आपको पता है कि कोर्ट सभी के लिए अवेलेबल है। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ मास मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं पहुंच सकते, कोर्ट के खर्चे नहीं उठा सकते। सो लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। लीगल प्रोसीजर में पेपर वर्क में बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। सो इसमें प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारा टाइम भी चाहिए फॉर अ पुअर पीपल हु कैन नॉट रीड। जो गरीब आदमी है वो ना तो पढ़ सकता है, ना ही उसकी जो फैमिली है वो डेली बेस पर डिपेंड करती है। सो द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट एज जस्टिस ऑफन सीम रिमोट। ये बहुत मुश्किल और बहुत मुश्किल चीज़ लगती है एक पुअर पीपल के लिए कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 19 डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पर कोर्ट ने एक सिस्टम रखा PIL का, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिल सके। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट। ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल को और एक ऑर्गेनाइजेशन को राइट देता है कि कोई भी पर्सन PIL के लिए अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर किसी के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। सो द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड इवन अ लेटर और अ टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट। ये आप इजी वे में कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर लिखकर या टेलीग्राम के थ्रू भी। हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। वो उसे कैसे ट्रीट करेगा, एक PIL में, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded labor। ये पहले किस में यूज़ किया जाता था, एक रेस्क्यू के लिए। सपोज जैसे बॉन्डेड लेबर की बात है, इन ह्यूमन वर्क कंडीशंस की बात है, सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन कैप्ट इन जेल, इन सब के लिए इनका यूज़ किया गया है आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वर कंप्लीट, कि जिनको अभी भी जेल में रखा गया था, जिनका पनिशमेंट का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका था। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो मिड डे मील है वो एक PIL का ही नतीजा है। अब मिड डे मील क्या होता है, जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को खाना दिया जाता है। फॉर द कॉमन पीपल पर्सन असेस टू कोर्ट इज असेस टू जस्टिस। एक कॉमन पीपल का कोर्ट जाना एक जस्टिस के लिए जाने की बात है। द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एज यू सा द in the above case the court interpreted article 21 of the constitution on the right to life include the right to food. They therefore ordered to state to take certain steps to provide food for all including the midday meal scheme. अगर कभी भी किसी जगह पर प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 है, जिसमें राइट टू लाइफ है और राइट टू फूड भी है, कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे लिए फूड को अवेलेबल कराए। However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of common person. For example, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, activists who work on issue concerning the right to shelter or housing. अब यहाँ पर क्या है कि कुछ पर्सन जिनके पास अपना घर नहीं होते, तो वो लोग जो मजदूर लोग हैं वो कहाँ सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। क्या फुटपाथ पर सोना सबको अच्छा लगता है? नो। वो क्यों सोते हैं? क्योंकि उनके पास घर नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है।
सो ऐसे टाइम में क्या हुआ कि कोर्ट ने एक eviction किया, क्या कहा कि इनको जितने भी ये रोड पर सोने वाले इनको वहाँ से उठाकर भगा दो, इनको उठा दो वहाँ से। तो वहाँ पर एक केस हुआ 1985 के अंदर, ओल्गा टैलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। तो वहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आपको इनके लिवलीहुड को प्रोटेक्ट करना होगा। जितने भी स्लम डेवलपर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें ये सारे केस की डिटेल दी हुई है। सो आपको उनको देखना होगा। तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी के पास नहीं है घर, अगर वो रोड पे सो रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट की गलती है, उन्हें घर प्रोवाइड या कुछ शेल्टर होम प्रोवाइड करने चाहिए। अनदर इशू दैट इफेक्ट द कॉमन पर्सन असेस टू जस्टिस इन इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। जस्टिस क्या है कि जस्टिस आने में इंडिया के अंदर बहुत सारा टाइम लगता है। अगर जस्टिस नहीं हो पा रहा तो इट मीन्स क्या है, इसके लिए एक फ्रेज़ दिया गया है, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। इट मीन्स कि अगर एक पर्सन को बहुत सारे साल लग जाते हैं जस्टिस के लिए, तो उसको जस्टिस आने का क्या कोई फ़ायदा? अगर वो पर्सन ही मर जाता है उस टाइम तक, या वो नहीं उस चीज़ को मिल पाता, तो वो कितना परेशान होगा। तो इट मीन्स जस्टिस जो है वो थोड़े जल्दी आने चाहिए। लाइक सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है कि सेंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, 31। इस टाइम पर वर्किंग कितने पीपल हैं, 28। तो इट मीन्स अभी कितनी वैकेंसीज है, 3 हैं। हाई कोर्ट में 434 की वैकेंसीज हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस की वैकेंसीज 5135 है। इट मीन्स अगर इतने लोग और वर्किंग में आएंगे तो डिसीजंस कितने फास्ट हो सकेंगे। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary had played a crucial role in democratic India. इसके अलावा भी अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक इंडिया में हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो फिर भी जो जुडिशरी है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर्स को चेक करता है, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली विजन अ सिस्टम। जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो देखते हैं कि क्या जो सिस्टम है कोर्ट का वो इंडिपेंडेंट वर्क हो रहा है। ये इसके मेन की फीचर हैं डेमोक्रेसी के कि किसी और को कोई ऐसा उसके राइट्स को वॉयलेट तो नहीं किया जा रहा। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। सो बी एट होम, प्रिपेयर योर नोट्स, स्टडी हार्ड।